हाँ भाई, तो आज हम लोग करेंगे कोऑर्डिनेट की क्लास नंबर 3rd, है ना। आज जो होगी वो क्लास आपकी कौन सी होगी? 3rd, एक तरीके से लेक्चर नंबर 3rd। लेक्चर नंबर 3rd जाने से पहले आपको मैं बता दूं, एक मैंने फॉर्मूला बताया था एक्सटर्नल डिवीजन का, वाह्य विभाजन का, उसमें छोटी सी सिली मिस्टेक हुई है, उसको मैं कमिट करते हुए आपको करेक्ट करा दे रहा हूँ। वो फ्लो में गलत हो गया, ए और बी और एक ये पॉइंट पी, ध्यान दीजिएगा, हो सकता है आपने कर भी लिया हो। x1 y1 इसका पॉइंट था, x2 y2 और इसको हमने x और y मान लिया। तो बेटा सबसे पहले तो हमने आपको बताया था कि AP और PB का रेशियो हमने मान लिया m1 और m2, और हमने कहा था कि P जो है वो AB को बांट रहा है कहां से? बाहर से, और जब बाहर से बांटता है तो हम लोग इसको क्या कहते हैं? एक्सटर्नल डिवीजन। तो उसमें पता नहीं है कैसे हो गया, x इक्वल टू m1 x2 माइनस m2 x1 अपॉन m1 माइनस m2, तो वहां, और y बराबर m1 y2 m2 y1 अपॉन m1 माइनस, तो उसमें झोंके झोंके में हमने यहां पे x1 की जगह y1 रख दिया है, बस इधर ये सही लिखा था, यस या नो? तो इस चीज को अगर आपने भी गलत कर लिया हो तो उसको सही कर लो। आपने क्या y1 लिख लिया था? आप लोगों ने सही कर लिया था, तो बताना चाहिए था तुरंत, है? तो ये एक छोटी सी स्लाइड सी एरर थी, जो कि सेकेंड लेक्चर या फर्स्ट लेक्चर में थी? किसमें? फर्स्ट लेक्चर में थी। ओके, तो इसको देख लो, ये बहुत छोटी सी चीज है ना। बस यहां पे मैंने इस जगह पे y1 कर दिया था, है ना, y2 कर दिया था। अच्छा, चलो y2 कर दिया, m2 y2 है। अच्छा, हो सकता है, कोई बात नहीं, इसे नोट कर लो, अगर वहीं पे आप करेक्शन कर लें। तो ये चीजें हुई थी। अब आइए, आज हम लोग कनेक्ट करेंगे आगे की चीज, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। अब आज 3rd क्लास है, तो जिन्होंने पहली और दूसरी क्लास नहीं देखी है वो जरूर आप देखिए, है ना। उसमें जो क्वेश्चंस हैं उसको आप देखिए, तो समझ में आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आएगा, बहुत ज़्यादा समझ में आएगा। और मैंने कहा कि अगर आपका अपकमिंग 2025 में कोई भी एग्ज़ाम है तो ये आपकी हेल्प करेगा। एसएससी का कोई एग्ज़ाम हो, और भी आपका अगर कोई एग्ज़ाम है तो बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, हो गया। अब हम लोग इसमें बात करेंगे। आज की क्लास इसलिए इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज हम लोग इक्वेशन पे बात करेंगे, और इसी के सबसे ज्यादा क्वेश्चन पाए गए हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, इक्वेशन पर बेस्ड सबसे ज्यादा। समीकरण, ग्राफ से कनेक्ट क्लास होगी तो थोड़ा हम लोग समझेंगे, बहुत ध्यान दीजिएगा। ये बेटा एक्स एक्सिस है, ये आपकी वाई एक्सिस है। जहां पे कट करते हैं उसका नाम क्या होता है बेटा? क्या हमने बताया था? ऑरिजिन। और ऑरिजिन जो होता है इसको हिंदी में कहते हैं मूल बिंदु। और जो मूल बिंदु होते हैं उसके जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं क्या होते हैं? ये सब आपको पता है, ये सब आपको पता है। अब जो बताने वाला हूं बात उसको समझिएगा। अगर आपसे कभी ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, एसएससी ने तो डायरेक्ट पूछ रखा है, मैं आपसे कहूं इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, इतनी इंग्लिश सबको आती होगी कि मैं यहां पे ये लिखना चाह रहा हूं एक्स अक्ष का समीकरण, इतनी तो आती होगी मेरे हिसाब से। अब आप बताइए समीकरण क्या होता है? समीकरण एक प्रकार का एक रिलेशन होता है, एक संबंध होता है। समीकरण एक्चुअली होता क्या है? एक रिलेशन होता है वेरिएबल और कांस्टेंट के बीच में। तो बताइए, जब एक्स अक्ष है तो एक्स अक्ष पे अगर कोई इंसान चल रहा है, इसका क्या मतलब हुआ? सोचो, विचार करो। अगर कोई इंसान एक्स अक्ष पे ही चल रहा है और कहीं जा ही नहीं रहा है, ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, तो सोचो इसका क्या कंक्लूजन निकला? इसका मतलब यह निकला कि उसका जो y वाली डिस्टेंस है वो क्या होगी? जीरो। क्या होगी? y वाली डिस्टेंस क्या होगी? जीरो। तो इसका मतलब x अक्ष का जो समीकरण होता है वो y इक्वल टू हो गया। ये डायरेक्ट क्वेश्चन एसएससी ने पूछा है 10+2 में। x अक्ष का समीकरण क्या है? आंसर क्या था उसका? मतलब 1 सेकेंड भी नहीं लगना आपको टिक करने में। सोचिए, फ्री का नंबर था। और
अगर आप समझोगे तो बहुत दिनों तक आपके दिमाग में रहेगा, रटोगे तो फिर कंफ्यूजन रहेगा। क्या आप समझ पा रहे हो y इक्वल टू 0 कैसे हुआ? तुरंत अपनी बुद्धि दौड़ाओ कि सर अच्छा इसका मतलब है कि अगर होता इक्वेशन ऑफ y एक्सिस, तो y एक्सिस की इक्वेशन क्या होती? बेटा नोट कर लो इसको, जबरदस्त चीज है, एकदम अकल लगा के अच्छे से नोट करना ध्यान से। अगर कोई डाउट हो तो पूछ लेना। नोट्स बहुत अच्छे बनाइए, मैं बता रहा हूं, बहुत ज्यादा अच्छे से तगड़े से नोट्स बनाइए। नोट्स अच्छे बनेंगे, काम अच्छा होगा। तो क्या बोलोगे? एक्स अक्ष के का समीकरण क्या होता है? y इक्वल टू 0, और y एक्स का बेटा क्या होता है? x बराबर 0। ये तो बात हो गई। ठीक है सर, आगे बताइए बेटा, आगे ध्यान देते हैं, इसी में ही ध्यान दे देते हैं या थोड़ा आगे बढ़ा लेते हैं। अगर मैं आपसे कहूं, बस आप समझिएगा, मजा आएगा आपको, थोड़ा मैं कनेक्ट करके पढ़ाऊंगा, बस आपको ध्यान देना है। अगर मैं y एक्स पे चलूं, ये पॉइंट हमने कह दिया कि ये पॉइंट है 0,5, इसका क्या मतलब हुआ बताओ? मैं सिर्फ और सिर्फ कहां चलाऊं? कहां चलाऊं? y एक्स पे चलाऊं। आपको मैंने पहले दिन की क्लास में बताया था, जो x अक्ष में चली गई दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? एप्सिसा। इंग्लिश में एप्सिसा कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं? भुज। ये शब्द याद रखना है, तभी तो मैंने कहा ना एडवांस मैथ्स पढ़ने के लिए कुछ शब्दों को भी रटना होता है। अर्थमेटिक में रटना नहीं होता है शब्द, समझना प्लस रटना, इसलिए एडवांस लोगों को कम आती है, क्योंकि एडवांस में वो समझते हैं वो भी मैथ ऐसे ही बस पढ़ते जाओ। नहीं नहीं, कुछ वर्ड है। अब जैसे भुज है, मंडे वाली क्लास में बताया था आपको, पहले लेक्चर में बताया था, तो ये पता होना चाहिए कि एप्सिसा क्या होता है। और वाई एक्स में चली गई दूरी को क्या कहते हैं? अगर हम कहेंगे तो यहाँ पे 0 किसको बता रहा है? अच्छे वर्ड्स बोलो। वैसे तो ये अगर आप बोले, आप बोल सकते हो सर एक्स अक्ष में चली गई दूरी, ये नॉर्मल है, लेकिन अच्छे शब्द बोलो। पढ़ाई करने निकलो, सर ये एप्सिसा है। हिंदी मीडियम है तो बोलो सर ये भुज है। मैं कहूं बेटा 5 क्या है? सर ये कोटि है। सर ये ऑर्डिनेट है, ये वाई एक्सिस डिस्टेंस है। तो अब आप बताइए, बस मैं एक चीज बताने वाला हूं, अगर मैं एक ऐसी लाइन खींचूं जो कि इस एक्स अक्ष के पैरेलल हो, ये जो लाइन है, इस लाइन को L नाम दे दिया, और मैंने कहा L इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अगर ये लाइन पैरेलल है, पैरेलल समझते हो? पैरेलल जानते हो आप लोग? समानांतर, हिंदी में कहते हैं समानांतर। तो बताइए इस लाइन में मैं कहीं पर भी खड़ा हूं, कहीं पे जाके इस लाइन, मान लो ये हमने अपनी गाड़ी इस रोड पे चलाना शुरू कर दिया, तो जब इस रोड पे जब हम गाड़ी चला रहे हैं तो कहीं पर भी हम अपनी गाड़ी रोकें, वहां पे y की वैल्यू हमेशा 5 होगी। क्या ये समझ में आ रहा है? कहीं पर भी आप ये समझ पा रहे हैं? कहीं पर भी रोके, हम यहां पे अगर रोकेंगे, मान लो हम यहां पे रोक रहे हैं, तो यहां पर भी तो क्या होगा? x डिस्टेंस चला और फिर y चला, तो y की दूरी क्या है? क्योंकि ये वाला गैप जो बताता है, किसको बताता है? कहीं पर भी गाड़ी रोके। बोले सर इधर अगर गाड़ी रोक दिया आपने, भाई इधर अगर हम रोकेंगे तो क्या हो जाएगा? इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? x,5। नहीं आया समझ में? x,5, x का मतलब x अक्ष में कोई डिस्टेंस चले और फिर y में चले, पक्का? अच्छा इधर हमने गाड़ी रोका तो इसका क्या हो जाएगा? मान लो -x,5। बोलो हाँ या ना? x कुछ भी हो सकता है, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, लेकिन ये लाइन पे हमेशा y बराबर क्या होगा? y बराबर हमेशा 5 होगा, सेम होगा। आप सही कह रहे हो। तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि अगर हम इस लाइन का समीकरण बोलें, अगर ये L है, तो अगर मैं इसकी इक्वेशन बात करूं, इक्वेशन, तो इसकी इक्वेशन पता क्या होगी? y इक्वल टू 5। कहीं पर भी इस लाइन में घूमोगे, फिरोगे, मौज करोगे, तो हमेशा y की वैल्यू क्या आएगी? तो यही इसका क्या बन गया? समीकरण बन गया। क्या बन गया? और यहीं से लोगों ने ट्रिक बना ली। क्या ट्रिक बनाई? अगर कहीं पे लिखा हो y बराबर k, तो समझ लेना ये एक समीकरण है, एक लाइन का। और कैसी लाइन का समीकरण है? बोलो बोलो, बोल के दिखाओ। दिस इज द इक्वेशन, दिस इज इक्वेशन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। क्या अब मेरी ये बात समझ में आई आपको? y बराबर के किस समीकरण को बताता है?
बताओ, y बराबर k बताता है सर ये एक समीकरण है, और कैसा समीकरण है? जो x अक्ष के क्या है, समानांतर है। जो x अक्ष के क्या है? निखिल बेटा ये इंग्लिश समझ में आ रही कि नहीं आ रही? इतनी आ रही इंग्लिश? इतना तो आता होगा ना मेरे हिसाब से। नहीं होया, कांप क्यों गई सर? एकदम से आपने हड़बड़ा के पूछ दिया, एक तो ऐसी तैसी हो रही है ना। तो y बराबर के, अगर कभी कोई पूछेगा कि y बराबर के जो समीकरण है वो उसके बारे में कुछ बोलो, तो क्या बोलोगे? अरे ये एक ऐसा समीकरण है जो x अक्ष के क्या है, पैरेलल। समझ में आ गया कि नहीं आ रहा है? और अगर k की वैल्यू प्लस है, अगर k की वैल्यू प्लस है तो इसका मतलब वो क्या हो गया, x अक्ष के ऊपर। और अगर k की वैल्यू माइनस है तो इसका मतलब वो x अक्ष के नीचे। पक्का? और कहीं ना कहीं ये k किसको बताता है? ये दूरी को बताता है। ये किसको बताता है? डिस्टेंस को बताता है। ये बात अगर कम समझ में आई हो तो मैं फिर से और अच्छे से बताऊं। ये आ गया कि नहीं आ गया? पक्का 100%? इसको नोट कर लो समझ के। बताना और आपके दिमाग में कुछ नहीं आ रहा है? और बोले कुछ नहीं आ रहा है, ये तो बताने के बाद तो आ नहीं रहा है और कैसे आ जाएगा? ऐसे ही अगर हम बात करें आपसे, अब थोड़ा सा आपको स्टैंडर्ड का और चीजें बताएंगे। अगर हमने कहा x इक्वल टू के हम बना दे, इसका क्या मतलब है? ये एक समीकरण है, और बोलो ये कैसा समीकरण है? हाँ, दिस इक्वेशन पैरेलल टू y एक्सिस। बोलो हाँ या ना? कंफर्म है बात की नहीं? पक्का है? आप इसको फील कर सकते हो। जैसे हम जानबूझ के की जगह हम नंबर ले लेते हैं। मान लो हमने कहा बेटा x बराबर 3, तो x बराबर 3 का ग्राफ कैसे बनाओगे? ग्राफ मतलब ये कैसा क्या बनेगा, सुनो तो x अक्ष में हम 3 दूरी चल गए, ये पॉइंट बताओ क्या हो गया, 3,0 हो गया। अब एक ऐसी लाइन बनाओ जो ये y अक्ष के पैरेलल हो और इससे गुजरे। इस लाइन में कहीं पर भी खड़े हो जाओ, कहीं पर भी, कहीं का मतलब कहीं पर भी, हर जगह क्या पाओगे? हर जगह पाओगे कि x बराबर क्या आएगा, 3 आएगा। नहीं आएगा 3? कहीं भी मान लो तुम यहां खड़े हो गए, तो यहां पे खड़े हो गए तो क्या हो गया 3, और फिर जो ये कदम चले होंगे तो क्या हो जाएगा 3 कॉमा y। बोलो आया ना? फिर अच्छा आ जाए 3 नीचे चले गए तो ये आ जाएगा 3 कॉमा माइनस y। मैं आपको चाहूं तो ये ग्राफ ना समझाऊं, मैं डायरेक्ट ऐसे रटवा दूं, लेकिन मेरे स्वभाव ने ये है कि मैथ्स आपको रटवाई जाए। अब बच्चा पढ़ता नहीं इसलिए को समझ में नहीं आ रहा है इसको कैसी मैथ्स पढ़ाई जा रही है, उसके लिए पढ़ना पड़ता है। मैं तो हमेशा कहता हूँ अच्छा पढ़ने के लिए अच्छे से आपको पढ़ना पड़ता है, तभी आपको पता ही चल पाएगा कि ये इंसान पढ़ा कैसा रहा है। उसके लिए तुम्हें खुद पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो आप जज ही नहीं कर पाओगे कैसे पढ़ा रहे हैं। कहावत नहीं है भैंस के आगे बीन बजाओ भैंस कड़े पग रहा है। आप लाख अच्छी बीन बजा दो उसके आगे, लेकिन भैंस तो भैंस होती है। तो जब पढ़ोगे नहीं तो कितना भी अच्छा पढ़ा दिया है भैया ठीक है, और जब पढ़ोगे तो लगेगा नहीं यार ये तो सर ने सब कुछ ग्राफ से हमको समझा दिया था, प्रॉपर ग्राफ से। तो x इक्वल टू 3, तो x इक्वल टू के बारे में क्या बोलोगे कि सर ये एक ऐसा समीकरण है जो कि पैरेलल टू y एक्सिस है। और थोड़ा रटने के लिए आधार बनाओ, ऐसा नहीं कि शुरुआत में हम लोगों ने भी रटा नहीं। जब कभी भी y बराबर k होगा तो वो x अक्ष के पैरेलल होगा, और x बराबर k होगा तो उल्टा चलता है। बोलो हाँ या ना? जैसे आपसे कहा जाए x अक्ष का समीकरण पूछा जाए तो y बराबर 0, और y अक्ष का समीकरण पूछा जाए, इसको मंथन करना है, ये नहीं कि बस खाली खोपड़ी लाना है। हाँ बहुत सही लग रहा है, लेकिन समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलो आगे की बात करते हैं। ये बिल्कुल क्लियर हो गया सबको? हर एक को आ गया कि नहीं आ गया? चलो ये भी आपको नोट करना हो तो नोट कर लो, अगर कर लिया हो तो बहुत अच्छी बात है। ओ बेटा आगे बात करते हैं, समझते हैं आगे क्या है चीज कैसे है।
अब हम लोग बात करेंगे, आइए बहुत अच्छे तरीके से एकदम इत्मीनान से हम लोग पूरे तरीके से एक इक्वेशन ऐसे जनरल हम लिख दे रहे हैं। मैंने लिखा 3x प्लस 4y इक्वल टू 12। बड़ी प्यारी सी समीकरण है। पहले तो ये इक्वेशन है, समीकरण है, तो पता ही है। अब हम लोग इस चैप्टर में ग्राफ की एंट्री कर रहे हैं, ग्राफ। तभी मैंने कहा आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, बहुत ज्यादा। थोड़ा समझिएगा कैसे इसका ग्राफ बनाते हैं। याद करो क्लास 9th में हम लोग कैसे करते थे, एक्स और वाई बनाते थे, बना दिया। एक बार तुम एक काम करो, एक्स की जगह 0 कर दो, तो बताओ वाई का मान क्या आ गया, 3 आ जाएगा। आ जाएगा नहीं आ जाएगा? और एक बार y का मान 0 कर दो तो x की जगह क्या आ जाएगा, नहीं y की जगह आ जाएगा 3 और इसकी जगह क्या आ जाएगा 4। अब हम लोग क्या करेंगे, जैसे हम लोग को पहले दिन पर सिखाया था x एक्सिस y एक्सिस, ये 0 0 हो गया, ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया। बेटा ये बताओ, एक इसका पॉइंट है 0,3 और एक पॉइंट है आपका 4, बताओ 0,3 का क्या मतलब है कि हम x अक्ष में चले नहीं, कहां चले, y अक्ष पे। तो 0,3 कहां पे होगा, 0,3। तो ये पॉइंट किसको बताएगा, 0,3 को। इसका नाम हमने a दे दिया। क्या दे दिया, a दे दिया। बताओ 4,0 क्या होगा, सोचो विचार करो। y अक्ष पे 4 चले, सॉरी x अक्ष पे, और y पे चले नहीं, तो 4,0 हो गया। ये b वाला पॉइंट हो गया। और अगर हम इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दें, क्या कर दिया हमने, ज्वाइन कर दिया, ज्वाइन। तो जब ज्वाइन करोगे तो ये क्या एक लाइन बन रही है, ये क्या बन रही है, लाइन। तो आप कहोगे कि इसका जो ग्राफ होगा वो कैसा होगा, एक लाइन टाइप का होगा। कैसा होगा, सब लोग समझो, ये बचपन में आपने पढ़ा होगा, फिर से मैं बता रहा हूं। ये एक लीनियर इक्वेशन है जिसको बोलते हैं रैखिक समीकरण। लीनियर इक्वेशन क्या है, ऐसे समीकरण जिनमें वेरिएबल की पावर 1 हो। बचपन से पढ़ते चले आ रहे हो, 9 10 में तो बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। x की पावर 1 है, y की पावर 1 है, तो ऐसी इक्वेशन को हम लोग क्या कह देंगे, दो वेरिएबल का रैखिक समीकरण। नाम नहीं सुने क्या, कैसे पास हो गए, बोले ये नहीं बताएंगे आपको। ये लीनियर इक्वेशन है, इसको क्या कहते हैं, लीनियर इक्वेशन। तो चलो अच्छा, आपको ये वर्ड कठिन लग रहा है, छोड़ो, अवॉइड करो। इसका ग्राफ बनाया तो ऐसा बनेगा कि नहीं बनेगा, इसका ग्राफ ऐसा बनने का ये मतलब है कि इस लाइन में जितने पॉइंट्स होंगे, जितने भी पॉइंट्स होंगे, बताओ इस लाइन में पॉइंट होंगे हर जगह, पॉइंट एक्स वाई के पॉइंट होंगे कि नहीं होंगे, यहां पर भी होगा, यहां पर भी होगा, वो सभी के सभी पॉइंट क्या होंगे, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। क्या करेंगे, संतुष्ट करेंगे। समझ में आ रही बात, नहीं आ रही? जितने भी पॉइंट होंगे, सर कितने पॉइंट होंगे, अनंत बिंदु होंगे। कितने बिंदु होंगे, अनंत, इनफाइनाइटली मेनी। और जितने के जितने पॉइंट्स होंगे, सभी के सभी इस इक्वेशन को क्या करेंगे, संतुष्ट करेंगे। आई कि नहीं आई बात? एक तरीके से तुमने एक रास्ता चुन लिया और उस रास्ते में, वो रास्ता जो है, उस रास्ते का प्रकार कैसा है, ये सामने बना है। आप कह सकते हो ये एक रास्ता है, दिस इज अ ग्राफ। ग्राफ का मतलब हो गया वो कहीं ना कहीं इसका एक रास्ता बता रहा है कि ये रास्ता बन गया। और इस रास्ते में जो भी लोग मिलेंगे, इसी रास्ते में जो रहेंगे, वो सब इसको क्या करेंगे, संतुष्ट करेंगे। संतुष्ट का मतलब हो गया, जैसे मान लो ये 2 पॉइंट तो खैर बहुत आसानी है, x की जगह 0, y की जगह 3 रखो। अरे 0 रखोगे 3 रखोगे तो 12 ही तो आएगा कि नहीं आएगा। इधर भी जो भी पॉइंट आएंगे, तो एक तरीके से मैंने आपको बताया कि इसका ग्राफ हम लोग कैसे बनाते हैं। बताओ ये समझ में आया कि नहीं आ रहा है, पक्का? और ये जो तरीका है, ये बचपन का तरीका है आपका, क्लास 9th और 10th का। आप बताइए, जैसे ये अब कंफर्म हो गया कि ये इसका ग्राफ कैसा बनेगा, एक लाइन टाइप का बनेगा, ये लाइन बनेगा। और किसी भी लाइन को बनाने के लिए कम से कम कितने बिंदुओं की आवश्यकता होती है, बचपन से पढ़ते चले आ रहे हो। अगर किसी लाइन को बनाना है तो कम से कम कितने पॉइंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, कितने पॉइंट्स रिक्वायर होते हैं, 2 पॉइंट रिक्वायर। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, 2 पॉइंट ले लेते हैं। समझ में आ रही बात, नहीं आ रही? और इसका आप देखो, पॉइंट भी लेने का क्या मेरा तरीका है, बढ़िया तरीका है।
हम एक को 0 कर देते हैं सर, और अगर कर दे, मान लो हम यहां पे y की जगह 1 रखते, अच्छा जब 1 रखते तो 4 4 इधर ले जाते तो क्या होता, मान लो y की जगह किसी ने 1 रख दिया, अगर y की जगह 1 रखा तो ये हो जाएगा 1, तो 8x का मान क्या होगा, हाँ इससे पॉइंट क्या निकल के आ रहा है, 8/3, 1 आ रहा है, ये पॉइंट भी इस लाइन में क्या होगा, होगा, होगा कि नहीं होगा, कहां होगा, यहां कहीं होगा भाई, x पॉजिटिव है y पॉजिटिव है तो यही तो कहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, कंफर्म है, ये तो पहली क्लास में बताया था कि ये पॉइंट बताओ कहां पे होगा, पहले क्वाड्रेंट में, दूसरे क्वाड्रेंट में, तीसरे क्वाड्रेंट में, तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, लेकिन ये पॉइंट मजा नहीं आ रहा है देखने में, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसलिए हम लोग मजा लेने के लिए ऐसे अच्छे पॉइंट्स बनाते हैं, क्लियर है कि नहीं क्लियर है, छाप लो बेटा इसको, बहुत सारी बातें इसे कनेक्ट होंगी, कोई टेंशन हो तो बोल सकते हो, बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, आप सुनो बहुत ध्यान से, बड़े अच्छे तरीके से ध्यान दो, एक चीज समझना बहुत अच्छे से, पहले तो कोई भी अगर मैं इक्वेशन दूं, कोई समीकरण दूं, तो आप इसका ग्राफ बना लोगे कि नहीं बना लोगे, बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, बन जाएगा पक्का, परेशान ना हो, बहुत सारे क्वेश्चन मैं कराऊंगा, बहुत सारा इसमें मैटर दूंगा, कंटेंट भी आपको अच्छा दूंगा। अब मैं एक चीज आपको बताने वाला हूं, आपको याद है कि अभी मैंने आपको बताया था एक वर्ड स्लोप, स्लोप को हम लोग कहते हैं प्रवणता। जिन बच्चों ने ये तीसरा लेक्चर डायरेक्ट देखोगे तो बेटा थोड़ा दिक्कत होगी, आपको पहला और दूसरा लेक्चर देखना पड़ेगा, हिंदी में इसे ढाल भी कहते हैं, हिंदी में प्रवणता और ढाल एक ही शब्द है, याद करो वो दिन, एक एक चीज को पढ़ के आओगे तो हमें भी आनंद आएगा। प्रवणता स्लोप क्या परिभाषा होती थी, एक्स अक्ष के साथ धनात्मक दिशा में बनाया गया कोण क्या होता है, स्लोप। तो आइए मैं आपको इसी के साथ कनेक्ट कर रहा हूं अच्छे से, ये लाइन है एक्स अक्ष के साथ धनात्मक दिशा, ये हो गई, तो ये जो एंगल होगा इसे क्या कहेंगे, यही तो स्लोप होगा कि नहीं होगा, कंफर्म है। अब आप सब लोग बताइएगा, इतना आपको मैथ्स आती होगी, मेरा अपना मानना है, थोड़ा सा हल्का सा यूज यहां पे पुराना होगा। अच्छा बताइए, ये अगर थीटा है तो ये एंगल क्या हो जाएगा, 180 माइनस थीटा। अब जैसे किसी को ये समस्या है, उसको यही नहीं कनेक्ट हुआ कि 180 माइनस थीटा है, तो मैं उसको हताश नहीं करूंगा, लेकिन बस ये कहूंगा उसको मेहनत इतनी ज्यादा करनी है कि अगर किसी का एकेडमिक अच्छा है, वो 1 घंटा दे रहा है, तो शायद आपको 2-3-4 घंटे देना पड़ेगा पर डे, और इसे बच्चा नया एक्सेप्ट नहीं कर पाता है कि हमें इतना टाइम, हाँ फिर क्या करें, आपका एकेडमिक बहुत खराब है, आपको बहुत मेहनत करना है। 180 माइनस थीटा सबको समझ में आया कि नहीं आया। अब यहाँ पे हल्की सी ट्रिग्नोमेट्री यूज होगी, आपको ये ट्रायंगल है, सबको दिख रहा है ट्रायंगल ओ ए बी, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिखा कि नहीं दिखा, आप बताइए, इसमें अगर हम आपसे पूछें, अब ये थोड़ा सा बेटा यूज होगा, tan 180 माइनस थीटा का मान क्या होगा, बताओ tan बराबर क्या होता था जब आप पढ़ते थे बचपन में, लाल बट्टे कक्का, लाल बट्टे कक्का, जो बच्चे इंग्लिश मीडियम वाले हैं, परपेंडिकुलर बेस परपेंडिकुलर कक्का, यार फिर यहां पे गलत हो गया, फिर तुम लोग कमेंट करोगे, बोल सही रहा हूं है ना, और ये क्या हो जाएगा, हर हर भोले, ठीक है याद आ रहा है। तो ये पहला वाला पार्ट बताता था साइन को, कॉस को, ये दूसरा, ये लास्ट वाला क्या बताता था, टैन को, कुछ याद आया। तो आप बताइए, अगर हम ये एंगल लेंगे तो इसके सामने ये हो गया क्या, परपेंडिकुलर, अच्छा ये डिस्टेंस 3 है कि नहीं है, और ये डिस्टेंस कितनी है 4, तो बताओ इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 3/4 होगा, होगा कि नहीं होगा, इतना पता है आपको कि नहीं पता है। फिर से एक ट्रिग्नोमेट्री यूज होगी, tan 180 माइनस थीटा हमेशा पता किसके बराबर होता है, tan थीटा, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 3/4। अरे नहीं समझ में आ रहा तो मैं रटा दूंगा, एडवांस है बच्चा, थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ती है, हल्के में न लेना। और tan थीटा को हमने क्या बताया था, स्लोप, स्लोप अपने आप में क्या होता है, स्लोप को हम लोग m से रिप्रेजेंट करते हैं, और m की वैल्यू क्या होती है, क्या होती है बेटा, tan थीटा, और tan थीटा का मान यहां पे क्या निकल के आ रहा है 3/4। तो इस इक्वेशन की अगर कोई हमसे पूछेगा, ए भाई इसकी स्लोप बताओ, तो इसकी स्लोप कितनी निकल के आ रही है 3/4, बोलो क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ, यस या नो।
ये जो अलग अलग कलर से हमने बनाया है, आप चाहो तो इसको भी आप अलग तरीके से नोट कर लो, नहीं तो दोनों चीजें मिक्स हो जाएंगी और मिक्स होने के बाद आपका दिमाग थोड़ा डिस्टर्ब होने लगेगा। एसएससी फैशन में ना बोलो कि हम एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की सच में अगर तैयारी करोगे तो पेन लेना पड़ता है, इतना मैं बता रहा हूं। अगर पूरे इस काकादेव में कानपुर में ढूंढे जाएंगे तो शायद 100 बच्चा भी ईमानदार से नहीं मिलेगा जो एसएससी की तैयारी कर रहा हो। और कितने बच्चे यहाँ पे रह रहे हैं आप देखिए, 100 बच्चा भी मैं ज्यादा बोल रहा हूँ, मतलब ये कटु सत्य बात है कि बोलना है, फैशन अलग चीज है। अरे आई एम प्रिपेयरिंग फॉर द एसएससी, वो कूल लगने के लिए बोलते हैं, और ना मानना तो आप भी रह लो कुछ सालों तक और आप देखना कितनों का कहाँ पे कैसे होता है एसएससी में। इसलिए आपको बहुत ही मतलब सिस्टम से पढ़ाई करनी है, नहीं तो केवल अनुभव लोगे कि हमने एसएससी की तैयारी करी है। एसएससी एक अलग ही लेवल होता है, पेन लेना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, और जितने अभी सिलेक्शन हो रहे हैं सब पुराने बच्चों के हो रहे हैं। नया बच्चा इस समय पूरी तरीके से, जो ये आफ्टर कोरोना काल ये ऑनलाइन पूरी डिपेंडेंट हो गए हैं, तो उसमें जिसका एकेडमिक अच्छा है केवल उसका हो रहा है सिलेक्शन, और जिनका एकेडमिक नहीं अच्छा है उनका सब खाली तैयारी कर रहे हैं, भरे पड़े हैं, मतलब है ना, बस बैठे पड़े हैं एकदम, दिन भर बैठे रहते हैं अपना एसी में, लाइब्रेरी में, बेवकूफ़ बना रहे लोगों को। कर वाले थोड़ा सा भावा मतलब इतना भोले होते हैं, जानते नहीं कि बच्चा क्या कह रहा है, कैसे कह रहा है, पढ़ रहा है एसएससी। वो बेचारे अपने मोहल्लों वालों को बता रहे कि हमारा बच्चा एसएससी की तैयारी कर रहा है, अब उनको क्या पता कि कानपुर में कौन सी तैयारी कर रहा है। नहीं होता है, वो भोले होते हैं, बहुत भोले होते हैं। कोई बात नहीं, आप उनको बेवकूफ़ बना रहे हो, भविष्य में तुमको भी ऐसे कोई बेवकूफ़ बनाएगा। न्यूटन का तीसरा नियम जीवन में आपके आएगा, आप जो आज करोगे कल तुम्हारे साथ ये होना है, ये कटु सत्य है। आज आप जो कलाकारी करो कल तुम्हारे साथ वो कलाकारी होगी। आज आपको पूरे मौके मिल रहे हैं, घर वाले बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, कल आपका मन, आज आप नहीं पढ़ रहे हो क्योंकि घर वाले पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, कल आपका मन करेगा पढ़ाई करने के लिए, लेकिन आप के पास ना किसी का सपोर्ट होगा, ना आपको अच्छे टीचर्स मिलेंगे, और ना आपके पास ऐसी सिचुएशन होगी, लेकिन तब आपका मन करेगा कि यार अब मेरा मन करता है पढ़ाई करने का, तब देर हो चुकी होगी। तो अगर आप पहले समझ लो, सब चीज़ें हम लोग अपने एक्सपीरियंस और भी बच्चों के एक्सपीरियंस से बोलते हैं, तो केवल आप फैशन में ना बोलो एसएससी, अगर बोलो तो सच में करो, उसी टाइप से अपना ग्रुप बनाओ, काम करो, माया मोह से बचो, सोशल मीडिया से बचो। मैंने कहा ना, मैं आपको सच्ची बता रहा हूँ, 100 बच्चा भी नहीं मिलेगा, 10,000 20,000 यहाँ कानपुर में तैयारी कर रहा है, 100 बच्चा मुझे नहीं मिलेगा जो सच में एसएससी की तैयारी कर रहा हो, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। मैं खुद ही देखता हूँ ना, लेकिन बोलते सब हैं। जितने एसएससी में सिलेक्शन हो रहे हैं सब पुराने बच्चों के हो रहे हैं, 2019 2020 किसी ने ग्रेजुएशन कर रखा है, किसी ने 21 में कर रखा है, चल 25 रहा है, मतलब ग्रेजुएशन के 5-5 साल बाद बच्चों के सिलेक्शन हो रहा है। पहले इतना नहीं होता था, पहले ग्रेजुएशन के साथ साथ होते। मेरे पास खुद ही ऐसे बच्चे हैं, ग्रेजुएशन दिया पे पास आउट हुए, साथ में कस्टम बने। सुमित दत्ता हमारे यहाँ लेटेस्ट एग्जाम्पल था, मतलब उसने जैसे ग्रेजुएशन किया था वैसे उसका एग्ज़ाम निकला फटाक से, एक्साइज पहली बार में मिल गया, कोई टाइम ही वेस्ट नहीं, क्योंकि क्लियर था पहले दिन से कि मुझे सच में एसएससी करना है। चले बड़े आगे हम लोग, पक्का। तो अब मैं आपको शॉर्टकट बता रहा हूँ, जैसे आपको ये थोड़ा सा बच्चों डिफिकल्ट लगा है तो मैं आपको इसका शॉर्टकट बता रहा हूँ, लेकिन ये आपको सीखना पड़ेगा। आज हंस के सीखो चाहे रो के सीखो, सीखना है, ऑप्शन नहीं है। हमेशा हर चीज पढ़ाई में अच्छी लगे ऐसा समझ लेना आप इसका नाम पढ़ाई नहीं कर रहे हो। जैसे बोलो कहते हैं सर उसमें हमको मजा नहीं आ रहा है, मतलब अच्छा आपकी इसका नाम अपने पढ़ाई नहीं है। पढ़ाई जब जब करोगे दर्द होगा, चाहे मैथ्स हो, चाहे जीएस हो, चाहे इंग्लिश हो। बोले बहुत मजा आ रहा है जीएस में, अच्छा इसका मतलब पढ़ाई नहीं कर रहे हो। मैथ्स बोले गजब का मजा आ रहा है, इसका मतलब आप सच में पढ़ाई नहीं कर रहे हो। लाख आपको टीचर अच्छा पढ़ाए, पेन 100% होगा। अब पढ़ के तो देखो एक बार अच्छे से, हम कितना भी अच्छा पढ़ा दें दर्द होगा जब आप पढ़ोगे, कंफ्यूजन होंगे, बड़े सारे विचार आएंगे। चलिए बोलिए क्या इक्वेशन थी, मैंने क्या बोला था इक्वेशन, नीचे देखना पड़ रहा है, ये तुम्हारा कॉन्सेंट्रेशन। विचार को बढ़ाओ, 3x + 4y = 12। यस या नो? अगर मुझे इसकी स्लोप बतानी है तो इस इक्वेशन को मैं जनरल फॉर्म लिख ले रहा हूं, ax + by = c। तो ये एक ट्रिक बन जाती है,
ये रट लेना सब लोग। स्लोप बराबर माइनस लगा दो, क्या लगा दिया, माइनस। एक चीज हमें लगता है यहां पे हल्की सी मिस्टेक हो गई। हाँ एक चीज मिस्टेक हुई है, ये तुम लोगों ने बताया भी नहीं। tan 180 माइनस थीटा tan थीटा नहीं होता है, माइनस tan थीटा होता है। क्यों बताओ, ये कोई रीजन देगा? तुम दोगे, और कौन दे सकता है? तुम दोगे, और कोई दे सकता है? अच्छा कितने लोगों का मैथ्स था 12th में? इंटर मैथ्स कितने लोगों का था? तुम दोनों का था? तुम्हारा मैथ्स नहीं था, चलो कोई बात नहीं, तुम्हारा भी मैथ्स था। तो बता बेटा क्या रीजन है? हाँ सही बोल रहे हो, लेकिन और सही बोलो कि सर ये आएगा 180 माइनस थीटा आएगा सेकेंड में, सेकेंड चतुर्थांश द्वितीय में। 180 माइनस कहां पे आएगा? अरे यार ये देखो, ये 0 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 180 डिग्री, ये 270 डिग्री और ये 300। तो बच्चा ये फिर से देख लो, तुम लोग समझाने के चक्कर में कुछ ना कुछ छोटी छोटी मिस्टेक हो जाती है, समझो। 0 ये है फर्स्ट, ये कौन सा है सेकेंड, ये क्या है थर्ड, ये क्या है फोर्थ। तो तुम बताओ 180 माइनस कहां पे जाएगा? सेकेंड में। और एक रूल होता है ट्रिग्नोमेट्री का ASTC, इसमें A का मतलब होता है ऑल पॉजिटिव। अभी आप लोग जिनको कम समझ में आ रहा है आप परेशान हो, जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ोगे और अच्छे से आ जाएगा, फिलहाल इस चीज को रट लो आप। यहां पे सेकेंड में केवल होता है साइन कॉस, साइन कॉस गलत हो गया, साइन और कॉसेक, बोलो बेटा जिंदा होके। और टी का मतलब होता है टैन और कॉट, और ये होता है कॉस और सेक, यही पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव। तो ये बताओ किस क्वाड्रेंट में गया? सेकेंड में। और सेकेंड में साइन ही केवल पॉजिटिव होता है, साइन और कॉसेक, तो ये क्या हो जाएगा? तो इसलिए -10। तो यहां पे क्या आ जाएगा? tan थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? माइनस का 3/4। और तो इसलिए इसकी स्लोप क्या आ जाएगी? माइनस का 3/4। बोलो क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो वहां पे एक करेक्शन कर लेना, जल्दबाजी में तुम लोगों को ज्ञान देने के चक्कर में ये वही हमें लगा कुछ मिस्टेक हो गई। बहुत अच्छे से नोट करिएगा ध्यान से। और थोड़ा सा ये ट्रिग्नोमेट्री है तो परेशान ना हो ना, इसको समझाया जाएगा। आ गया? पता था ये रीजन तुमको? हाँ, सी का बेटा होता है कॉस और सेक, नाम तो सुना होगा ना आपने। चलो अच्छी बात है, और आप मेहनत करो, उत्साह बहुत है, पैशन है, और ये सब चाहिए, ये आभूषण होते हैं एसएससी के। लेकिन जब उत्साह कम हो जाता है, पैशन की जगह फैशन आ जाता है, तो फिर वहां पे गड़बड़ हो जाता है। और मेरा क्या नहीं आ रहा है? और ऐसे एग्जाम्पल हैं कि पहली बार में भी क्रैक कर सकते हैं। तो ये सोच के ना तैयारी करो कि हम पहली बार एक बार बस देंगे, ऐसा नहीं है। हर एग्जाम एसएससी का 365 दिन के बाद रिपीट होता है। आप एक एग्जाम में एसएससी में फेल होते हो तो आपको 1 साल का इंतजार करना होता है। अगर आप ध्यान से देखो, जो बच्चा इस बार सीजर डालेगा फेल हो गया तो उसको कितना वेट करना पड़ेगा? 1 साल का, 1 साल का। सोचिए, मतलब ऐसे सोचा करो ना। आप ऐसे सोचोगे आप गलत काम ही नहीं करोगे, आप आपके दोस्ती यारी बेकार बच्चों से नहीं होगी। आइए देखिए, इसको समझते हैं ध्यान से। जो हम लोग आगे बढ़ रहे थे, मैंने कहा था एक ट्रिक बता रहे हैं। तो ट्रिक ये होती है, स्लोप इक्वल टू माइनस, बहुत अच्छे से समझिएगा, माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ y। हिंदी वाले बच्चे लिखेंगे x का गुणांक, है ना, x का गुणांक
अब जैसे मान लो आपको पुरानी पिछली चीज नहीं समझ में आई तो आप रट लो, काम चल जाएगा। कोई पीएचडी नहीं करना, लेकिन प्रयास करो समझने का, तो उससे फीलिंग अच्छी होती है। और मेरा स्वभाव है कि मैं मैथ्स रटा नहीं पाता हूँ, मैं तो नहीं रटा पाता हूँ, क्योंकि हमने ऐसे पढ़ा ही नहीं कभी, इसलिए मैंने इसका पूरा रीजन दे दिया। मैं चाहता तो आपको इतना क्यों 10 मिनट फर्जी चीजें बताता, फर्जी नहीं, बहुत अच्छी चीजें मैं डायरेक्ट ही लिखवा देता। इसी में बच्चा एंजॉय करता है, क्योंकि बच्चे का जो कंसंट्रेशन टाइम है वही आपका रील्स एंड शॉर्ट वाला टाइम हो गया है। वो 30 सेकंड से ज्यादा रह ही नहीं पाता है एक जगह, 60 सेकंड से ज्यादा दिमाग एक जगह फोकस कर ही नहीं पाता है। वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करता है, 30 सेकंड में हुआ तो हुआ, नहीं तो फिर सोल्यूशन देखने लगता है या छोड़ देता है क्वेश्चन, वो फिर सिलेक्शन कहां से होंगे। और ये बातें आज नहीं समझ में आएंगी, जब कुछ दिन तैयारी कर लोगे तब समझ में आएंगी। और कुछ को धीरे धीरे आती हैं, लेकिन फिर से वो अपने लुफड़ाईगिरी में आ जाते हैं। एक दिन सोचते हैं फिर अगले दिन आ जाते हैं, क्योंकि वो इतनी आदत खराब हो गई है, तो क्या करें। अब बताइए, जैसे ये क्वेश्चन है तो मुझे यहाँ पे स्लोप बताना है। सर एक्स का गुणांक क्या होता है? अबे जो एक्स के साथ गुणा होता है, और साइन के साथ बात करते हैं। पहले तो यहाँ पे माइनस लगा लो, हाँ सर लगा लिया। यहाँ पे एक्स के साथ क्या है? 3। यहाँ पे वाई के साथ क्या है? +4/4। आया कि नहीं आ रहा है? खत्म बात है, क्लियर है। सर एक और एग्जांपल बताइए। इसमें तुम्हें ना ग्राफ बनाना पड़ा ना कुछ करना पड़ा, लेकिन ये पैदा कहां से हुए? हमने इनको तुम्हारे माता पिता से सबसे मिला दिया कि कैसे ये पैदा हुए, कहां से आए हैं। ये चीज समझोगे तो आपका ब्रेन खुलता है, ब्रेन डेवलप होता है, न्यूरॉन्स क्रिएट होते हैं। 7x - 2 7x - 10y = 4। चलो बताओ इसकी स्लोप क्या होगी? अब पेन नहीं चलाना है, ऐसे बताओ। -x का गुणांक क्या हो गया? 7। बेटा y का गुणांक, बेटा इसको सॉल्व कर लेना, हो गया, आंसर हो गया। अब मान लो तुमको उतना अच्छा कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हुआ, तो आप रट लो, काम चल जाएगा, तुम्हारा सिलेक्शन तुम्हारा भी हो जाएगा। आया कि नहीं आ रहा है? बस ये कि आप हमेशा थोड़ा सा कंफ्यूजन वाली स्टेज में रहोगे, पता नहीं है मैं भूल गया तो क्या होगा, भूल गया तो क्या होगा, क्योंकि फिर बहुत सारी चीजें रटनी होती ना, केवल एक सब्जेक्ट से सिलेक्शन तो होता नहीं। समझ के, अगर वही चीज समझ के हम दिमाग में रखना चाहते हैं तो वो चीज रहती है, और वही चीज केवल रटते हैं तो वो चीज भागती है। जीएस में अगर हम प्रयास करें समझ के वो चीज रखें तो वो चीज रहती है, और नहीं तो फिर भागती। इसलिए इस पे काम करो, है ना। इसीलिए मैं अपने यहाँ के जो पढ़ा रहे मेरे यहाँ प्रशांत सर, मैं उनकी तारीफ करता हूँ, क्योंकि मैं तो बहुत सालों से देख रहा हूँ, लेकिन वो प्रयास करते हैं चीज़ों को पहले समझाने का। वो मना कर देते हैं, ना नोट आउट करो, हटाओ। तभी उनको जल्दी लोग समझ नहीं पाते, क्योंकि उनको आदत नहीं है कि बहुत वैसे पढ़ाना, अट्रैक्टिव पढ़ाना। वो पॉइंट की बात करते हैं। वो तो कहते हैं कि अगर ढंग से बच्चा पढ़ाई करे तो उसको खाली पेन कॉपी साइड में रख देना चाहिए, केवल कहानी सुने। हमने कहा आपका बच्चा तो बहुत ही मूर्ख हो चुका है, ऐसे मैं बोल देता हूँ, ऐसे तो फिर आपसे कौन पढ़ेगा भी नहीं। हमने कहा आज का बच्चा आता है उसको खाली नोट्स आप काले पीले हरे नीले से बनवाओ। और आपने भी अपने जीएस जब पढ़ रहे होगे, कहीं भी पढ़ रहे होगे, तो आपने नोट्स काफ़ी बना लिए होंगे, ओ वैसे ही सजे रखे होंगे। फिर आप क्या करते हो, एक नया ऑनलाइन ले लेते हो, फिर एक नए नोट्स बनाते हो काले पीले हरे से, फिर वो पता है फिर 6 महीने बाद वैसे सजे रहते हैं। फिर जब आपने पेपर दिया फेल हो गए, तो फिर आपने लोगों से पूछा आप क्या करें, उसने कहा हमने तो वहाँ से पढ़ा था। बोले फिर लो उसका ऑनलाइन ले लेते हैं, फिर से नोट्स बनते हैं। ऐसे करते करते आप जीएस का पूरा एक लाइब्रेरी बना देते हो, और तुम्हारे अंदर क्या आया? कुछ नहीं आया, क्योंकि तरीका गलत है पढ़ने का। और मैं उनकी तारीफ करता हूँ, खुलेआम तारीफ करता हूँ कि वो बंदा मतलब काम करता है, इस चीज़ पे होना चाहिए, यही तरीका होना चाहिए पढ़ाई का। और एसएससी में तो वैसे भी जीएस थोड़ी सी भयंकर टाइप की आती है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? हाँ समझिए। इसीलिए उनसे जो बच्चे पढ़ते हैं शुरुआत में कनेक्ट नहीं हो पाते, लेकिन अगर कोई हारा हुआ बच्चा, 7-8 बार फेल हुआ बच्चा अगर बैठता है तो वो कनेक्ट हो जाता है पहले दिन से। ये मैंने नोटिस किया है, मैं बहुत वॉच करता हूँ ना इस चीज़ को। अगर वो हार चुका है, कई बार पेपर दिया, तो उसको पता है रियलिटी क्या है। उसे पता है कि हम नोट्स बना के तो रूम पे बहुत सारे इकट्ठा कर लिए, लेकिन हमें आज तक आया कुछ नहीं। बिल्कुल सही है, बिल्कुल 100% है। आप बताओ, आप तो पढ़ रहे हो निखिल जी, आप बताइए, आप जब शुरुआत करी थी तो शायद थोड़ा समझ में नहीं आता, तो पता नहीं क्या पढ़ा रहे हैं, होता था? हाँ, तो बड़ा अजीब लगता था। अब तुम्हें वही चीज समझ में आने लगी कि नहीं आने लगी? वही ना, कनेक्शन होता है, देर से होता है। और जीवन का सत्य ये कि कड़ू दवा ही तुम्हें फायदा करेगी।
लेकिन तुम लोग मीठी दवा के चक्कर में पड़े हो, पीते रहो, सालों पीते रहो, उतरेगा बुखार फिर रात में आ जाएगा, उतरेगा फिर रात में आ जाएगा। तुमको ऑनलाइन में कोई एकदम अट्रैक्टिव आ जाए, माँ डायग्राम बना दे, ये कर दी, कहा गजब का पढ़ा रहे हैं, बेटा पेपर देना उसके बाद बताना। तुम बस वही फंसते रहना। मैंने देखा ना, ये हो रहा है, बच्चे कर रहे हैं, लगे रहो। एसएससी में तो बहुत ज्यादा वो चाहिए। चलिए खैर, नोट हो गया। और मैं एक एग्जांपल देता हूं बेटा। माइनस का 2x प्लस 7y इक्वल टू 3। बताओ इसकी स्लोप क्या होगी, बताओ। अब तो डायरेक्ट लिख सकते हैं 2/7, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा नहीं हो जाएगा। तो कभी भी कोई समीकरण दिया जाए तो उसकी स्लोप बता दोगे कि नहीं बता दोगे, बताओ हाँ या ना, कंफर्म। कोई भी समीकरण दिया जाए, मतलब इस टाइप का दो इक्वेशन, दो वेरिएबल वाला दिया जाए तो आप बता दो। पर डे जो पढ़ाया जाए उसको बच्चा जितना रिवीजन करोगे उतना ही फायदा होगा, नहीं तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। चले बढ़े आगे। कनेक्ट हो रहा है कि नहीं, कि फर्जी में खोपड़ी ला रहे हो? हाँ, कनेक्ट होना चाहिए। आप लोग भी अगर एक बार और इसकी लेक्चर को देख लोगे तो और अच्छा रहेगा। स्पेशली नॉन मैथ्स वाले मेरी बात मानो। अरे मैथ्स वाले भी मानो यार, मैथ्स वाले भी तो बैकग्राउंड होते हुए मैं देख रहा हूँ कुछ आता जाता नहीं है। एक्चुअली ये मेरी टोन पुरानी है, मतलब पहले बच्चे जो मैथ्स वाले बैकग्राउंड के आते थे वो सच में स्कूल में पढ़ के आते थे। अब जो बच्चा मैथ्स का बैकग्राउंड का भी आता है वो बिल्कुल अनपढ़ होता है, वो उसको बस होता ही नहीं है मैथ है, कहने को होता है हाँ मैथ्स है। मतलब वही है ना कि कुछ 100 स्कूल में खोजे जाएंगे तो 10, 12, 15, 20 स्कूल होंगे जहाँ पे शायद स्कूलों में पढ़ाई होती। ये मैंने देखा है ना। और उसमें सरकारी स्कूल भी हो सकते हैं, नहीं तो अब तो मैथ्स का है लेकिन उसको एलसीएम लेना नहीं आ रहा है 12-15 का। नंबर पूछो, सर मेरे मैथ्स में 85 मार्क्स थे 12th में। अरे हमने कहा गजब यार, मेरे तो इसके आधे भी नहीं आए थे। एलसीएम बेटा 12-15 का, सर नहीं वो तो नहीं पता है। फिर हम कहते हैं ये क्यों नहीं पता, फिर उसका जवाब क्या होता है, सर ये कहाँ फर्स्ट ईयर 12th में होता है। अब देखिए उसका एक तो कितना आईक्यू उसका खराब है, कहता है ये फर्स्ट ईयर 12th में कहाँ होता है। तो हमने कहा हाँ यार बात तो सही, फर्स्ट ईयर 12th में ये चैप्टर नहीं होता है। फिर हम ही अपनी हार मान लेते हैं कि हम गलत थे, आप जीत गए। मतलब वो एक्सक्यूज भी ऐसे देता है कि हम लोग शॉक्ड हो जाते हैं, ये कहाँ चैप्टर था एचसीएफ एलसीएम वाला, बताइए। तो ये चीजें हैं। चलिए खैर आइए एक बात करते हैं आपको। मैंने एक समीकरण लिखा था 3x प्लस 4y इक्वल टू। अच्छा आप बताओ इसका ग्राफ बना लोगे, बना लो नहीं बना लोगे? अब मैं आपको ग्राफ बनाने का एक नया तरीका सिखाता हूं। कौन सा तरीका? एक तरीका x बराबर 0 रखना, y बराबर 0 रखना, हो गया कि नहीं हो गया? अब हम लोग बात करेंगे एक नए तरीके, और उस नए तरीके में सर कितने तरीके हैं बेटा? बहुत तरीके। हमने कहा ना पढ़ोगे तो दर्द होगा, नहीं पढ़ो तो गजब का चल रहा है बेटा। नया तरीका ये है, ये जो समीकरण है इसको बदल दो। पहले दिमाग न लगाओ, पहले ये सोचो कि जो ये बता रहे हैं वो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। पहले तो इसको ऐसे लिख सकते हो कि नहीं? पहले बस ये बताओ, आयशा सर ने लिखा, क्या हमको समझ में आया? नहीं आया समझ में? क्या किया हमने? अरे 12 नीचे ले आए, यस या नो? पक्का? ये भी समीकरण है बेटा, ये भी समीकरण है, दोनों ही क्या है? समीकरण है, दोनों ही इक्वेशन है, लेकिन इसके नाम बदल गए हैं, रूप बदल गया है। अभी आप यहां मेरे सामने बैठे हो तो मेरे स्टूडेंट हो, विद्यार्थी हो, आप समझ में आ रहे कि नहीं आ रहे? लेकिन आप सबके विद्यार्थी नहीं हो, किसी के आप लड़के हो, किसी की लड़की हो, ऐसे अनु आप किसी के दोस्त हो। तो देखिए आपके रूप बदल रहे हैं कि नहीं बदल रहे हैं? नहीं बदल रहे हैं आपके रूप, आप वही हो। जैसे है ये समीकरण, ये भी समीकरण है, लेकिन इस समीकरण को लीनियर फॉर्म और इसका फॉर्म चेंज हो जाता है, इसका नाम बदल जाता है, इसको बोलते हैं अंतःखंड रूप। रूप बदल गया, आप समझ में आ रहा है कि नहीं यार? रूप बदल जाता है भाई, आप समझिए ना, ये इसको आपको समझना है। मैं आपका टीचर हूं, सबका नहीं टीचर हूं, आप समझिए। हम भी तो किसी के अंडर में आते हैं, हम भी तो किसी की बात मानते हैं, आप समझिए। तो हम एक तरीके से उसके बच्चे हो गए। तो बेटा ये जब रूप चेंज हो जाता है तो इसको बोलते हैं, इंग्लिश में कहते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म।
कौन सा फॉर्म? इंटरसेप्ट फॉर्म। हिंदी में इसको अच्छा बोला इस बच्चे ने, अंतःखंड रूप। कौन सा रूप बोलते हैं? कभी भी किसी समीकरण को, अब देखो मेरा थोड़ा पढ़ाने का तरीका अलग है, मैं पहले एग्जाम्पल देता हूं तब मैं रिलेशन लिखता हूं। स्कूल में पहले ये लिखा जाता है, बाद में एग्जाम्पल दिया जाता है, मैं उल्टा पढ़ाता हूं। मुझे लगता है कंपटीशन में दिमाग खोलने वाली चीजें पढ़ानी चाहिए, और ये भी मैंने सीखा है, ये बचपन से पैदा होते नहीं आ जाता है। कभी किसी समीकरण को अगर इस रूप में चेंज करो, इस रूप में, तो ये क्या है? एक रैखिक समीकरण है, और इसका ग्राफ कैसा बनेगा? स्ट्रेट लाइन। ग्राफ कैसा बनेगा? स्ट्रेट लाइन। लेकिन इस रूप का नाम क्या होता है? अंतःखंड रूप। कौन सा रूप? और इसकी खास बात ये होती है, जब आप ये बदल लेते हो तो इसका ग्राफ बनाने में मजा आता है। ऐसे आता है, एक्स के नीचे क्या लिखा है, तो इसका मतलब एक्स अक्ष पे 4 चलना है, और बस 4 ही चलना है। वाई के नीचे क्या लिखा है, तो इसका मतलब वाई अक्ष में 3 चलना है, और प्लस का है तो 0,3, और बस 2 पॉइंट मिल गए, मिला दिया, बन गया ग्राफ। आया कि नहीं आ रहा है? कंफर्म हुआ कि नहीं कंफर्म? ये चीज होती। तो किसी भी, एक और एग्जांपल, रुक जाओ छापने से पहले, जैसे लिखा जाए 2x + y बराबर, मान लो लिखा मैंने 4 लिखा, तो इसका ग्राफ बनाना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहला काम क्या करेंगे? 4 को इधर बराबर 1 लाना है, तो क्या हो जाएगा? 2x बटे 4 y बटे 4 बराबर 1। बेटा काट दो, x बटे 2 y बटे 4 बराबर 1 बना लो। x अक्ष में 2 चले तो 2,0, y अक्ष में 4 चले तो 0, लो मिला दिया, हो गया, ग्राफ हो गया। बताओ आया कि नहीं आ रहा है? तो कभी भी किसी समीकरण को अगर हम इंटरसेप्ट फॉर्म या अंतःखंड रूप में चेंज करेंगे तो ग्राफ जल्दी बनता है। आया कि नहीं आ रहा है? चलो छापो इसको, नोट करो आराम से समझ के।